कमेटी वाले मस्जिद में ना होकर दूसरे आदमी होते, ये रोड पर आ जाते वहाँ, ये भाई देखो सर्वे हो या बाकी शांत हो, इतना तो कैसे कहते ना, कैसे कहते। कमेटी वाले की भी बहुत बड़ी गलती थी। एक तो इतनी सुबह ही सर्वे होना चाहिए था। कमेटी वाले की मेन गलती क्या रही है इसमें? कमेटी वाले की मेन गलती ये थी कि वो ऐलान कर देते कोर्ट में, भाइयों सुबह को इसके मस्जिद के फोटो होने, किसी की अफवाह में बताना, इसके फोटो हम कराएंगे और हमारी तरफ से हो रहा है। अब फोटो के उनके थोड़ा झूठ बोल लेते तो भाई फोटो उनकी तरफ से ना है, फोटो अपनी तरफ से हो रहा है। अब सवाल जामा मस्जिद के केवल 700 मीटर दूर लदानिया मस्जिद के केयर टेकर भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोबाइल का जमाना है। अगर जामा मस्जिद के सदर चाहते तो नोटिस मिलने के बाद रात में सबको सूचित कर देते कि कल सुबह सर्वे टीम पहुंचने वाली है। काम है नहीं मुसलमान के पास, आपकी दिमाग है नहीं, मोबाइल देख रहा है और अपने खा रहा है, कोई माँ बाप का खा लिया, कोई भाई का खा लिया। गरीब लोग हैं, मालदार को गया वहाँ को लड़ने के लिए। संभल में जो हुआ उसे लेकर जमकर राजनीति भी हुई। खुद वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि निर्दोषों को मारा गया और फंसाया गया, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन संभल में सच्चाई कुछ और ही निकल कर आ रही है। अंदर है ना सर आप? इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है। सच्चाई कितना तक जाना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो माहौल पैदा हुआ, ये माहौल पैदा करने में हाथ किसका था? गुनाहगार आज आप देख लो कि जो माहौल बना उसमें कितने लोग नामजद अभियुक्त हुए? यार ये ना आप एक चीज बताओ ना, कितने लोग नामजद अभियुक्त हुए? क्या सब थे उस वक्त? जितने नामजद थे सब थे, कुछ बेगुनाह भी तो फंसे होंगे। सब मौके सब सर्वे में सब मौके कोई बेगुनाह नहीं फंसा ना, जो मरा वो भी बेगुनाह नहीं था, वो भी मतलब कसूरवार था। पत्थर चलाया वो। संभल पर अभी कई और खुलासे बाकी हैं। आप लगातार हमारे ऑपरेशन संभल को देखते रहिए, क्योंकि संभल का पूरा सच अभी सामने आना जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमितोष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, साथ ही हमारे संवाददाता अखंड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन इंडिया डेली ने किया और इसके बाद जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद आगे कुछ क्या कार्रवाई बनती है उन लोगों के खिलाफ जो इस मामले में जिम्मेदार हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मदद, ये इसको कहा जाए कि ये पूरी जांच प्रक्रिया में एक सबसे मददगार एंगल के तौर पर इंडिया डेली का ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन संभल, ये होने जा रहा है। क्योंकि इसमें जिस तरीके की बातें कही गई हैं मुतवल्ली की तरफ से, जो वहाँ के एक तरीके से कहा जाए मौलवी हैं, तो उनका जो कहना है, उनका जो पूरा मामला आ रहा है, उनका जो बयान आ रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से एक साजिश रची गई थी, किस तरीके से अचानक से सिर्फ लोग नहीं आ गए, 60,000 लोगों के आसपास की जो भीड़ थी वो अचानक से नहीं आई थी, उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, पत्थर जुटाए गए थे, यहाँ तक कि जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल थे, वो बेगुनाह नहीं थे, न गोली चलाने वाले बेगुनाह थे, न मरने वाले बेगुनाह थे, ना ही वो सारे लोग जिनको शहादत का दर्जा देने के लिए राजनीतिक पार्टियां होड़ मचाई हुई हैं,
ना वो बेगुनाह थे। तो बेगुनाही किसी की नहीं थी, ये सारे गुनहगार थे, और अगर उस गुनाह अपने ही गुनाह में अगर वो मर जाते हैं तो उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन वहां पे बनी, जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज बना, वो अपने आप में एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, जिसको लेके पुलिस की जांच चल रही थी, और तमाम जो जांच एजेंसियां जो इसमें जुटी हुई हैं, सबूत इकट्ठा कर रही हैं, उनको अब इससे बड़ी मदद मिलने वाली है, ऑपरेशन संभल से बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बयानात अब उन लोगों से लिए जाएंगे जो इसमें शामिल थे, जो इसमें कहीं ना कहीं शरीक थे, जो बिजली चोरी से लेके जिस तरीके से ये पूरी वारदात बिल्कुल अखंड, और ये माना जाए ये पूरी तरह से प्लान था, सुनियोजित था, जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है। हमारे साथ अमितोष जी भी जुड़े हैं। अमितोष जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। और लगातार इंडिया डेली ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें पता चलता है कि संभल में जो हुआ वो पूरी तरह से सुनियोजित था, प्लान किया हुआ था। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर सुबह 6 बजे तक 5 से 6 हजार लोग पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे पहुंची, बिना किसी सूचना के, बिना किसी अफवाह के। नहीं, निसंदेह ये तो जब संभल वायलेंस हुआ था और स्टोन पेल्टिंग की घटना हम सबके समक्ष आई थी, तब से ही सबको ये याद था कि ये एक सुनियोजित तरीके से, कॉन्स्पायर्ड तरीके से था। लेकिन उसके साथ में जब आपके चैनल के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, उस स्टिंग ऑपरेशन में और तथ्य सबके सामने प्रेमा फेसी, जिसे हम प्रथम दृष्टया कहते हैं, समक्ष क्लियर हो जाते हैं। और जब वो क्लियर होते हैं, पता चलता है कि इतनी भीड़, इतनी संख्या में, जहां पर 77% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है सिटी के अंदर में, वो एक साथ सुनियोजित तरीके से आ जाती है। आप देखिए कि स्टोन पेल्टिंग चारों तरफ से होती है, एक 18 साल से लड़का और 50 साल का बुजुर्ग भी पत्थर फेंकता है। आप देखिए कि किस तरह से एक घटना जो कि एक खुदाई को जज्बात बना देती है और बोल देती है कि वहां खुदाई हो रही है। क्या ऐसा कभी हो सकता था कि जो कोर्ट का आदेश हो उसके ऊपर कोई जा सकता था? नहीं जा सकता था। उस कमेटी जो वहां सर्वे करने जाती है, उस ग्रुप टीम के अंदर में मुस्लिम पक्ष का भी व्यक्ति होता है, लेकिन उसके बावजूद एक सुनियोजित तरीके से, और जिसको मास्टरमाइंड माना गया, आज उस मास्टरमाइंड ने भी ये पता चल गया कि चोरी की, वहां पे मस्जिद से चोरी कर रहा है बिजली की। तो कुल मिला के संभल एक वायलेंस था, लॉ एंड ऑर्डर को फेल करना उनको साजिश थी। जो चुनाव हुए थे उस हार का बदला उनको इस तरह से दिखाना था कि जब प्रशासन में सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, और एक 18 साल से बच्चे के लेकर और महिला तक को भी सुनियोजित हमले में यूज करा गया, जो बहुत ही दुर्भाग्य। बिल्कुल अमितोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस ऑपरेशन में और क्या कुछ रहा, इस स्टिंग ऑपरेशन में और क्या खुलासे हुए हैं वो भी जरा अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। बताते हैं कि आखिर संभल की जामा मस्जिद जिसको लेकर विवाद है, उससे केवल 700 मीटर दूर मौजूद लदानिया मस्जिद के केयरटेकर ने हमारी खुफिया टीम को उस दिन पूरी सच्चाई बताई है। उस दिन क्या हुआ था, और ये सच्चाई आपको जानना भी बेहद जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद में जब सर्वे किया जा रहा था और वजू खाने से पानी पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा था, तो ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है, और इसे लेकर लोगों को भड़काया गया। और देखते ही देखते वहां पहले से मौजूद 5000 की भीड़ 60,000 लोगों में तब्दील हो गई, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। लदानिया मस्जिद के केयरटेकर ने यह भी बताया कि जो लोग मारे गए हैं वो भी पत्थरबाजी में शामिल थे, और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो भी मासूम नहीं है, और इस पूरे प्रकरण में वो भी शामिल थे। देखिए, उस वक्त कितनी पब्लिक आ गई थी? 5-6 हजार। आप बोल रहे थे 50-60 हजार पब्लिक ना, उस वक्त सुबह 5-6 हजार थे। तो कितने बजे की बात बता रहे हैं आप? फिर ये 10:30-11 बजे। तो 50-60 हजार कितने बजे आ गई? 10:30-11 बजे हुआ। तो 50-60 हजार कितने बजे आए? 50-60 हजार 10-11 बजे। 10-11 बजे आ गए थे। हाँ, तो 5-6 हजार कब थे? सुबह 6-7 बजे, 7-8 बजे। 8 बजे। हाँ, तो ये देखिए, हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती भीड़ की थी। और यह अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, और फिर इसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। गलती जो है, जो मस्जिद के सामने भीड़ हुई, उसकी पुलिस गलती, और भीड़ इकट्ठी होने किसने दी? कमेटी ने। अरे यार, वो तो कमेटी तो अंदर थी, तो कमेटी तो यहाँ तो किसी ने फुलकारा ला दिया, भाई मस्जिद पे चढ़ा, मस्जिद खुदाई हो रही है, मस्जिद खुदाई हो रही है, बस इनसे पता। बेरोजगार आदमी है तो खुदाई तो भागे चले गए, भागे जब कहाँ वो जा रहा हो।
और ये तमाम तरह के अब खुलासे हो रहे हैं। और अखंड, यहाँ पर जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि जिस दौरान हमारे स्टिंग ऑपरेशन चलता है, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर ये हो जाता है कि सुबह 6 बजे 5 से 6,000 लोग यहाँ पर मस्जिद में मौजूद होते हैं। उसके बाद ये भीड़ 60,000 लोगों में तब्दील हो जाती है। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, अफवाह फैलाई गई, और वजू खाने का एक और सच जो सामने आ रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो रही है, जबकि होना सिर्फ सर्वे था, वही हो रहा था। बिल्कुल इसी की तरफ इशारा किया जा रहा था कि ये जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई। सुबह जब 5-5,500 की भीड़ थी और उसके बाद अचानक 11 बजे तक 60,000 की भीड़ पहुंच जाती है। ये भीड़ दरअसल इसलिए पहुंची क्योंकि ये मैसेज दिया गया, ये मैसेज कन्वे किया गया सभी के बीच में, और इसको अलग अलग तरीके से बाकायदा एक प्लानिंग के तहत इसको कन्वे किया गया कि मस्जिद में खुदाई चल रही है, SI की टीम पहुंची हुई है, और अलग अलग दलीलें देते हुए कि लोग इकट्ठा हों, उग्र हों और हमला करें। ये जो सारी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग बता रही थी कि किस तरीके से पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। कुछ लोग जो इसमें शामिल थे उन्होंने किस तरीके से लोगों की भावनाओं से खेला और कैसे वो उग्र हुए। फिर उग्र होने के बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, और पत्थरबाजी के बाद फिर जो रिटेलिएट किया गया पुलिस की तरफ से, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कुछ बल प्रयोग किया गया, लेकिन इन सब के बीच में वो मामला शांत होता हुआ नहीं दिखा। फिर गोलीबारी तक हुई, आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, बहुत सारी घटना हुई और उसमें 4 जिंदगियां चली गईं। तो ऐसे में ये सभी लोग, जो लोग मरे हैं या फिर वो जो उपद्रव करने वाले लोग थे, जिनकी शिनाख्त लगातार पोस्टर्स में के जरिए की जा रही है, CCTV फुटेज के जरिए की जा रही है, तमाम जो कैमरे उस समय मोबाइल कैमरे इस्तेमाल में आए थे उनके जरिए की जा रही है, कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए की जा रही है, बहुत सारी जो लोकल इंटेलिजेंस है उनके जरिए उनकी शिनाख्त की जा रही है। इन सारी चीजों के बीच में बिल्कुल अखंड, बिल्कुल। और हमारे साथ आंचल भी जुड़ गई हैं दिल्ली से, और क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर संसद में भी हमने देखा किस तरह से राजनीति होती हुई दिखाई दे रही थी, और कुछ लोग बिना ये सोचे समझे सच्चाई क्या है, आखिर किसकी गलती है, ये समझा दिया संसद में कि देखिए जो लोग मारे गए हैं उनको प्रशासन ने मारा है, नोटिस नहीं दिया गया। ये तमाम तरह की ऐसी बहस थी जो कि वहां पर छिड़ी हुई थी। आंचल, क्या कहेंगे, यानी इस पूरे मामले को राजनीतिकरण कर दिया गया है? देखिए, जैसे ही पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, उस वक्त संभल मामला जो है एकदम चरम पर था, और उसी वक्त तमाम सांसद थे, समाजवादी पार्टी के दिग्गज थे, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, रामगोपाल यादव की बात करें, इन सभी लोगों ने संभल के मुद्दे को उठाया, और साथ ही देखिए अन्य दलों का सपोर्ट भी उनको मिला, जिसमें ये कहा गया कि कैसे देखिए मासूमों के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई, पुलिस को एक तरीके से पुलिस का हैवानियत वाला चेहरा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए पुलिस लगातार इस बात को कहती रही थी कि जब सामने से गोलियां चल रही थी, सामने से पत्थर आ रहे थे, तो बचाव में देखिए पुलिस को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए दिल्ली में काफी कुछ राजनीति हुई, संसद के अंदर ये सवाल खड़े किए गए कि देखिए कैसे मासूमों को टारगेट किया जा रहा था, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा था। और मासूम कहाँ थे? इंडिया डेली ने जो स्टिंग किया है उसमें मासूम ये कहाँ थे? इनके हाथों में पत्थर थे, पत्थरबाजी लगातार हो रही थी, बिना सोचे समझे अफवाहों के तहत ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, और मासूमियत आखिर किसको दिख रही थी ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे साथ अमितोष जी भी लगातार जुड़े हैं। अमितोष जी, तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि नोटिस यहाँ पर पहले दे दिया गया था, लेकिन इस बात का भी जिक्र कहीं नहीं हुआ है कि प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया है, यानी ये भी एक तरह से अफवाह थी ये कहने के लिए कि देखिए प्रशासन ने बिना किसी सूचना के यहां पर आकर सर्वे शुरू कर दिया। नहीं, देखिए इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इसको यूज करा गया। आप देखिए कोर्ट में दाखिल होती है एक याचिका, उस याचिका पे सुनवाई होती है, उस पिटीशन पे सुनवाई के बाद कोर्ट एक आदेश देता है सर्वे का, जो ऑर्डर 26 रूल 9 और CPC लॉ की लैंग्वेज के अंदर में वैलिड होता है, एडमिसिबल होता है। वो सर्वे के लिए टीम करने जाती है, लेकिन सर्वे इनकम्प्लीट रह जाता है किसी रीजंस की वजह से, वो टीम इनकम्प्लीट सर्वे में वापस आती है। फिर वही टीम लिखती है कोर्ट को कि हमारा सर्वे इनकम्प्लीट रह गया, कोर्ट वापस से परमिशन देता है, और वो वापस नोटिस होता है, वापस सर्वे के लिए 24 अक्टूबर को टीम जाती है। जब वो टीम जाती है तो सर्वे कंप्लीट होता है, और सर्वे कंप्लीट करके वो टीम निकल रही होती है, और उस निकलती हुई टीम के ऊपर में फिर इस तरह से सुनियोजित तरीके से पथराव कर दिया जाता है, प्रशासन के ऊपर में पथराव कर दिया जाता है, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया जाता है, फायरिंग कर दी जाती है। अब जब ये सारा विषय होता है
तब पता चलता है कि 5 लोग जो है उस फायरिंग जो भी पथरा होता है लॉ एंड ऑर्डर के उसमें मरे गए, पुलिस के ऊपर में ब्लेम लगा दिया जाता है। लेकिन बाद में जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि वो आपस की गुट की लड़ाई थी और उन्हीं गुटों की लड़ाई में फायरिंग होती है। फिर जब पुलिस की बात आती है, पुलिस का स्टेटमेंट रहा कि हमने टीयर गैस चलाई, लेकिन वहां पर इंजरी आती है बुलेट से, जो कि देसी कट्टे की तरह यूज कर जाती है। पुलिस तो यूज नहीं करेगा, लेकिन 144 लगती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रशासन के पास होती है। उसके बावजूद भी छतों के ऊपर में पत्थर और इस तरीके की चीजें पाई जाती है। इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है, मदरसे और मस्जिद को यूज करा जाता है और ये बता दिया जाता है कि एक पानी निकला तो लगा खुदाई हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। जय श्री राम के नारे लगते हैं तो जब सर्वे हो जाता है उसके बाद लग रहे होते हैं, और जो लगाने वाला होता है वो कोई कमेटी का मेंबर नहीं होता, टीम का मेंबर नहीं होता है। लेकिन क्या उस नारों से 6000 जनों की भीड़ भड़क जाएगी और पथराव चालू हो जाएगा, और पथराव हो गया तो पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या पत्थर को लेना? इसीलिए ये सुनियोजित तरीका था। जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे उनके ऊपर एफआईआर हुई, वही लोग चोरी के ऊपर भी इन्वॉल्व है, उन पे भी एफआईआर हो गई। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आंचल ये मुद्दा फिलहाल कहीं ना कहीं संसद में गूंजा, और यहाँ पर ये जरूर होना चाहिए जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें कम से कम समझना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। जिस तरह से हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोग निर्दोष नहीं माने जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, वो खुद पत्थर हाथ में लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ तमाम तरह की अफवाहें यहाँ पर पहले ही फैला दी गई थी। इतने पत्थर कैसे आते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 5000 की भीड़ कैसे 50,000 हो जाती है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको कम से कम जांचना तो चाहिए तमाम तरह के बयान देने से पहले। ये कि यही बात होती है। अब जिस तरह से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की कुछ सांसदों से, जिसमें विपक्ष के भी सांसद थे, सपा के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, कि संभल मामले पर ये खुलासा हुआ है इंडिया डेली लाइव की जो हमारा एक स्टिंग हुआ था या जो हमारी पड़ताल हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं वो बचते नजर। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, अभी हमें बोलना नहीं है। तो यानी कि जब मामला मान लीजिए अगर आपको लगता है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए तब आप बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, मुद्दा पार्लियामेंट तक उठाते हैं। लेकिन जब उसी मामले को लेकर कुछ खुलासे हो जाते हैं तो विपक्ष के नेता जो है वो बचते हुए भागते हुए नजर आते हैं। इससे साफ हो जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा था। उनको लग रहा था क्योंकि उपचुनाव देखिए तभी खत्म हुआ था, और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा जो है वो चाहिए था, और जो कि संभल मामले को लेकर ये देखा गया कि वो मुद्दा मिला, क्योंकि वहां पर ये इतना सेंसिटिव मामला था कि आप इसको अगर पार्लियामेंट से उठा रहे हैं तो आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करें जहां से चीजें और भड़के ना, जबकि वहां से चीजें बिल्कुल आंचल। और ये देखिए इस तरह के जो दंगे होते हैं उसका फायदा ज्यादातर नेता उठाते हैं अखंड, और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर किस तरह से समाजवादी पार्टी हो चाहे दूसरे दल हो, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सही नहीं किया है, एक धर्म को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स है जिसको पहले भी कहा जा रहा था, और अब जब बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था तब की बात अलग थी। अभी जिस तरीके से इस पूरे खुलासे के बाद, ऑपरेशन संभल के बाद जिस तरीके से सच्चाई सामने आ रही है, और सच्चाई सामने आने के बाद जिस तरीके से नेता इस पूरे मसले से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा आंचल बता रही हैं कि कोई बयान देने को तैयार नहीं है, वहाँ पे संसद में भी कोई बयान देने को तैयार नहीं है, कोई राजनेता इस तरीके से इस पूरे मसले पे अब जब सच्चाई सामने आ गई तो अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। तो इसके पीछे एक वजह बिल्कुल समझ में आती है कि आपका इंटेंशन क्या था, आप क्या चाहते थे। आप उस वक्त पे जब वहां पे हालात बहुत ही खराब थे, पूरी माहौल में गर्माहट थी, लगातार उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, ऐन वक्त पे आप जाने की जिद पे अड़े हुए थे, लेकिन आपको रोक दिया गया क्योंकि वहां पे पाबंदी लगाई गई थी। बिल्कुल अखंड, और ये सारी बातें ऐसी थी कि जो सिर्फ अफवाहें फैलाई गई थी और इनमें कुछ सच्चाई नहीं थी। कोशिश ये की गई थी किसी तरह से दंगा भड़के। तो हमने अपने दर्शकों को ये सारी कहानियां दिखाई, आखिर क्या कुछ रहा उस दौरान। आपने सुना कि कैसे संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को दंगे में तब्दील कर दिया गया। संभल की कहानी यही खत्म नहीं होती है, अभी दंगे की आग बुझी भी नहीं थी कि वहां पर मस्जिद से बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ चुका था, और हमारी अंडरकवर टीम संभल में इसकी सच्चाई जानने के लिए मस्जिद पहुंचती है। और देखिए हमारे खुफिया कैमरे में क्या कुछ कैद होता है।
हमने आपको बताया संभल दंगे का सच, लेकिन संभल को समझना भी बाकी है। दंगों की आग अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि संभल एक बार फिर सुर्खियों में आया, और इस बार मामला था बिजली चोरी का। मस्जिद को पावर सेंटर बनाकर बिजली की धड़ल्ले से चोरी की जा रही थी। इंडिया डेली की टीम हकीकत जानने के लिए संभल पहुंची। संभल पहुंचने पर हमारी टीम का अगला पड़ाव वो मस्जिद था जो बिजली चोरी का पावर सेंटर बना हुआ था। मस्जिद का नाम लदानिया था। हमारी अंडर कवर टीम सबसे पहले इसी मस्जिद पर पहुंची और फिर अंदर के रास्ते छत पर पहुंची। हमारी टीम हैरान थी। चारों तरफ कटी हुई बिजली की तारें बिखरी हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां से दर्जनों घरों के लिए बिजली की चोरी कराई जा रही थी। हमारी टीम अभी इन तस्वीरों को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर रही थी। तभी इस बीच मस्जिद का केयरटेकर नासिर पहलवान कुछ लोगों के साथ छत पर आया। हमारी टीम सतर्क थी। हमने नासिर पहलवान और उसके साथ मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये मस्जिद बिजली चोरी का पावर सेंटर है। ना तो नासिर को और ना ही उसके साथ आए लोगों को इस बात की भनक थी कि ये पूरी घटना खुफिया कैमरे में कैद हो रही है। पहले तो नासिर ने इस बात से इनकार किया कि मस्जिद से किसी भी रूप में बिजली चोरी हो रही है, लेकिन हमारे अंडरकवर टीम ने जब ये जानना चाहा कि जब मस्जिद से चोरी नहीं हो रही है तो फिर मस्जिद पर 9,41,000 का जुर्माना क्यों लगा है। नासिर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नासिर ने कहा कि प्रशासन ने सच्चाई को दबा दिया। नासिर के इस जवाब ने हमारी टीम को और हैरान कर दिया। हमारी टीम ने एक सवाल नासिर पर दागा और पूछा कि जब प्रशासन मंदिर में पहुंचा तो आपने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। इस सवाल पर नासिर घबरा गया और लड़खड़ाते हुए बोला कि पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। कितना दिन पहले काटा था आपने? तो हर साल काटा था। हर साल काटते थे? हर साल रमजान। भाई साहब देखो, तुमसे झूठा बोल रहा देखो जी, यहाँ से भी तार ऐसे जा रहे थे, वहाँ से भी ऐसे जा रहे थे। इस 25 में तार ही तार थे, 10-15 तार तो नीचे पड़े थे। तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी ना कि आप उसके घर तक जाइए, उस तार को काट करके आज जो मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। आप फोर्स से क्यों डरते हैं इमाम साहब, बताओ फोर्स क्या? नहीं, डरता वही है फोर्स से जो चोर होता है। आप अगर गलत नहीं है तो आप ना डरे। हम कह रहे हैं आप। हमारी टीम नासिर के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम को दाल में कुछ काला लग रहा था। नासिर जिस तरह से जवाब दे रहा था और जिस तरह से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, उससे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को यह शक हुआ कि नासिर कुछ छिपा रहा है। हमारी टीम ने नासिर से कहा कि जो चोरी करता है वही पुलिस से डरता है। इतना सुनते ही नासिर ने वो सच उगलना शुरू कर दिया जो हैरान करने वाला था। आप खुद सुनिए। मस्जिद का अपना मीटर है या नहीं है? हम मस्जिद का हमारा मीटर ही नहीं है। हमारा जनरेटर बहुत बड़ा यार, हम पे तो 8 मिनट तेल में पूरे साल में जनरेटर ही चलाते हैं हम अपना। अच्छा, मतलब लाइट से नहीं है? और 4 बैटरी रखे हमारे मस्जिद में इन्वर्टर के लिए जी। और मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा, जहाँ से तेल आता आप फोन करो। अरे मैं फोन नंबर काट देता। और कितना दिन पहले काटा था आपने? तो हर साल काटा था। हर साल काटते थे? हर साल रमजान। भाई साहब देखो, तुमसे झूठा बोल रहा देखो जी, यहाँ से भी तार ऐसे जा रहे थे, वहाँ से भी ऐसे जा रहे थे। इस 25 में तार ही तार थे, 10-15 तार तो नीचे पड़े थे। तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए थी ना कि आप उसके घर तक जाइए, उस तार को काट करके आज जो मस्जिद को आप बदनाम कर रहे हैं। आप फोर्स से क्यों डरते हैं इमाम साहब, बताओ फोर्स क्या? नहीं, डरता वही है फोर्स से जो चोर होता है। आप अगर गलत नहीं है तो आप ना डरे। हम कह रहे हैं आप सुना आपने बिजली चोरी का सच। संभल में अब तक 4 मस्जिदों और 1 मदरसे पर बिजली चोरी का FIR दर्ज हो चुका है।
संभल में अब तक बिजली चोरी के 1000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अब तक 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि संभल की जनता लगातार ये कह रही है कि यहां बिजली चोरी नहीं की जाती है, लेकिन हमारी खुफिया कैमरे में कैद सच्चाई ये बताने के लिए काफी है कि संभल में मस्जिद को मिनी पावर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और मस्जिद के आसपास के घरों में चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। हमारी कोशिश थी कि देश की जनता के सामने संभल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और देखिए इंडिया डेली के इस ऑपरेशन संभल का असर तेजी से दिखना भी शुरू हो गया है। राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा होने लगी है। पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है। जाहिर सी बात है, सत्ता में होने की वजह से इस मुद्दे की संवेदनशीलता को पार्टी के नेता समझते हैं। क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का, जरा ये सुनिए। संभल के पूरे मामले में इस बात की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि यह पूरा दंगा प्रायोजित करने का प्रयास था और जिस तरह के साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और आज जिस तरह के खुलासे हुए हैं जो आपके चैनल पर रिकॉर्ड हुआ है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी साजिश को खुलासा कर रहा है, एक बड़ी षड्यंत्र का खुलासा कर रहा है। इस खुलासे से सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे और जिन लोगों ने भी यह प्रयास किया है उनको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।